वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में चर्चा की थी यंग्स मॉडुलस के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइसन्स रेशियो के बारे में। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो आप शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, इन पर चर्चा करने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं यंग्स मॉडुलस पर। कैसे डिफाइन किया गया था यंग्स मॉडुलस, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिकॉल करते हैं कि यंग्स मॉडुलस है क्या। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो लिया जाए तो वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस। हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब होता है कि लेंथ वाइज फोर्स लगाया जाता है बॉडी पर, तो उसमें उसकी पर यूनिट एरिया पर रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। सवाल ये है कि क्या हम लेंथ वाइज फोर्स लगाकर किसी मेटेलिक वायर की लेंथ को डबल कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, लेंथ वाइज फोर्स लगा रहे हैं, मेटेलिक वायर है, तो क्या उसकी लेंथ को डबल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो मेटेलिक वायर है उसमें स्ट्रेन जो है वो बहुत कम होता है। स्ट्रेन का ऑर्डर होता है 10 to the power -3, 0.001। तो डबल करना तो दूर, बहुत पहले ही वो तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इज इलास्टिक लिमिट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल? क्या इलास्टिक लिमिट मटेरियल की प्रॉपर्टी है? तो आपको क्या बताना होगा, मटेरियल के हिसाब से यंग्स मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस होता अलग अलग है, लेकिन मटेरियल का वायर भी, उसकी जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बताएंगे कि हाँ, इलास्टिक लिमिट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है वायर के रेडियस पर। तमाम चर्चा हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी यंग्स मॉडुलस पर, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस किए थे कि जैसे किसी ब्रिज को कब अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हमने पढ़ा था इलास्टिक फटीग, अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स को बार बार ब्रिज सहता रहता है, तो क्या हो जाता है, ओवर यूज जब वो हो जाता है तो उसमें परमानेंट उसका स्ट्रक्चर, एक परमानेंटली स्ट्रक्चर वो अप्लाई कर लेता है, फिर बार बार वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो अब क्या होता है कि उसके टूटने का खतरा हो जाता है, तो ओवर यूज्ड पुराने ब्रिजेस को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसी तमाम चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस क्या है, आइए देखते हैं। तो अब बल्क मॉडुलस, जिसको मैं शो कर रही हूँ बी से, कुछ बुक्स में के भी इसको शो करते हैं, इसका सिंबल। तो बल्क मॉडुलस है क्या, किसी भी बॉडी पर अगर सब तरफ से, हर तरफ से यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होता है, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी में रिएक्शनरी फोर्स जो प्रोड्यूस होगा, वो रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया, वो कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो बल्क मॉडुलस विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी किसका किसका रेशियो है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ये वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या, ये डेफिनीशन आप जब लिखते हो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। कोई भी बॉडी है, अगर मान लीजिए मैं उसका एक ऐसा शेप ले लेती हूँ कि ये है उसका शेप, और ये अगर सब्जेक्टेड है हर तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स, या आप इसको कह सकते हैं प्रेशर से, ठीक। खास बात देखिएगा कि इसमें
हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है, तो अब आप देखते हो कि इसका जो शेप है वो वही रहेगा, हाँ वॉल्यूम लेस हो जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पहले वॉल्यूम V था और अब वॉल्यूम कितना हो गया है, V माइनस डेल्टा V। इस बल्क मॉडुलस में हमने पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहा गया, नॉर्मल स्ट्रेस कि जो ये प्रेशर लगाया तो रिएक्शनरी फोर्स बॉडी भी तो अप्लाई करेगी, तो रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हुआ, इसका वॉल्यूम अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, तो वॉल्यूम स्ट्रेन किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ चेंज इन वॉल्यूम कैसे हुआ, पहले V था और अब V माइनस डेल V हो गया। तो आपको पता है कि V माइनस डेल V फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, तो ये माइनस डेल V बचेगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस में आप देख रहे हैं जो प्रेशर है, अगर पहले ज़ीरो था अब P है तो P माइनस ज़ीरो, तो इसको हम खाली P लिखेंगे। और अगर पहले P1 था अब P2 है तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 दैट इज़ डेल्टा P। नहीं प्रेशर चेंज ऑफ प्रेशर या खाली प्रेशर दोनों हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया फाइनली, B इक्वल टू आप लिख सकते हो PV अपॉन डेल V विद निगेटिव साइन। निगेटिव साइन यही कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और B को रखना है पॉजिटिव। अब आप देखते हो कि इसकी भी यूनिट क्या होगी कि स्ट्रेन जो होता है वो रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज़ है, इसकी यूनिट तो है नहीं। तो नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ऐसा यूनिट, और वही होगी बल्क मॉडुलस की भी। तो जो बल्क मॉडुलस है उसके लिए हमने देखा फॉर्मूला बना नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये ठीक। अब आप देखते हैं कि जो ये बल्क मॉडुलस है इसकी क्या खास बातें हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। क्यों, क्योंकि सभी में वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है। जबकि यंग्स मॉडुलस बता चुकी हूँ वो सॉलिड्स के लिए, सॉलिड में ही तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, वो रिजिड होते हैं, रिजिडिटी ज़्यादा होती है। तो अब जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है वो सबसे पहले हो गया कि एप्लीकेबल है ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होंगे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड आइडियल फ्लूइड कहे जाते हैं, क्या होगा उनके लिए बल्क मॉडुलस, इन्फिनिटी। इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो दबाए ना जा सकें, तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जिनमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस की वैल्यू इन्फिनिटी। फिर आते हैं दूसरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, लास्ट वन, थर्ड वन, वो कौन सा है, शेयर मॉडुलस। अब हम लोग चर्चा करेंगे शेयर मॉडुलस की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। और बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी उसकी रिवर्स यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 1/b किस नाम से जाना जाता है, कंप्रेसिबिलिटी का, तो ये भी पूछा जाता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि शेयर मॉडुलस क्या है। तो शेयर मॉडुलस पर चर्चा करने से पहले एक बार कंपेयर करिए फोर्स कैसे लगाते हैं। यंग्स मॉडुलस जब हम डिटरमाइन करते हैं तो लेंथ वाइज फोर्स, बल्क मॉडुलस में जब हमने देखा तो हर पॉइंट पर, सरफेस पर, बॉडी की सरफेस पर हर तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स लगता है, कैसे, परपेंडिकुलर, इसलिए तो इसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है उसमें हमने बल्क मॉडुलस में तो देखा था, जो इसको हम प्रेशर भी बोल देते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी प्रेशर और नॉर्मल स्ट्रेस में फ़र्क है। प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी पर फोर्स लगाया तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ ना, तो बॉडी भी तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी अपोजिट टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। वो जो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट फोर्स लगता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट जो फोर्स लगता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वही होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए अब चर्चा करते हैं शेयर मॉडुलस पे। तो शेयर मॉडुलस पे फोर्स कैसे लगेगा, किसी भी बॉडी के सरफेस के टेंजेंशियली,
जैसे कि यहाँ पर अगर वे डार्क लाइन से शो की है तो ये एक मैंने 3D क्यूबिकल बॉडी दिखाई है, तो इसके ऊपर देखिए इस सरफेस पर ऐसे फोर्स लग रहा है अलोंग दिस सरफेस टेंजेंशियली, कीपिंग द फ्रंट सरफेस फिक्स्ड। जैसे इस सरफेस से इसके अपोजिट सरफेस ये वाली है तो इसको फिक्स रखा। अब इस पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फिक्स सरफेस पर एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट प्रोड्यूस होगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या फॉर्म करेंगे, क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, टॉर्क। और यही टॉर्क प्रोड्यूस करता है शेयर। शेयर मतलब चेंज ऑफ शेप। तो ये देख रहे हैं कि ये जो क्यूबिकल शेप था वो कैसे पैरेललो पाइप बन गया। जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो गया, इस सरफेस की कीपिंग लोअर सरफेस फ्रंट सरफेस फिक्स्ड, दिस सरफेस इज शिफ्टेड टू द डॉटेड पोर्शन। सारी सरफेसेस का जो शिफ्ट होकर जो डॉटेड शेप दिखाई गई ये पैरेललो पाइप की। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका सिंबल जो होता है शेयर मॉडुलस, तो इसका जो सिंबल होता है उसको शो करते हैं बहुत सारे लोग कैपिटल जी से हम लोग शो करते हैं ईटा से। बहुत सारी बुक्स में ईटा से भी दिखा है, तो आप चाहे जिससे शो कर सकते हो। तो ईटा इक्वल टू फॉर्मूला जान लीजिए, शेयर स्ट्रेस और फिर वही अपॉन कौन सा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, जो ये लेंथ है इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा, तो ये सरफेस जो इस सरफेस पे लगा तो ये सरफेस जो शिफ्ट हुई तो जो O से O डैश पर पॉइंट आ गया, कितना शिफ्ट हुआ, डेल्टा x। सो द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ। इस अगर देखें तो ये O डैश ये पॉइंट अगर मैं P मान लूँ तो ट्रायंगल POO डैश में थीटा कितना चेंज हुआ, तो आप निकाल सकते हैं। इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबिकल शेप ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द चेंज इन लेंथ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो थीटा है वो हम tan थीटा से निकाल सकते हैं। फॉर द वेरी स्मॉल एंगल थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो दिस विल बी डेल्टा x अपॉन l। तो हम इसी को कहते हैं डेल्टा x अपॉन l को कहते हैं शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन ये हो गया। फॉर्मूला क्या बना, ईटा यानी विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दोनों नाम याद रखिएगा। और ये किसके बराबर हो गया, F अपॉन A शेयर स्ट्रेस एंड डेल्टा x अपॉन L। सो यू कैन राइट ऑल्सो दिस इज FL अपॉन डेल्टा एक्स ए। फिर से इसकी यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शेयर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी इज नो यूनिट, तो ये हो गया ईटा। हाँ, अब यंग्स मॉडुलस और ईटा देखिए दोनों ही सॉलिड्स के लिए रिलेवेंट, सॉलिड्स पर एप्लीकेबल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो हैं लेंथ और शेप रखते हैं। सॉलिड भी अगर यंग्स मॉडल्स देखें तो लेंथ वाइज ही तो फोर्स लगाते थे, तो शेप है उसका। और ये ऑब्जेक्ट जिसका शेप हमने क्यूबिकल लिया उसको फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हुआ। सो यू कैन से दैट एज ओनली सॉलिड्स हैव लेंथ एंड शेप, y that is Young's modulus and modulus of rigidity और shear modulus are relevant only for solids। ठीक, अब जानते हैं कि सॉलिड्स के लिए जो अप्लीकेबल है यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस दोनों। इसके बाद बल्क मॉडुलस जो मैटर के तीनों स्टेट्स के लिए अप्लीकेबल है। एक और रेशियो जिसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, क्या है ये, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। पॉइजन्स रेशियो क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, शेयर मॉडुलस में एक चीज़ आप देखिए कि अगर कोई स्प्रिंग है या कॉइल है तो उसके लिए ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस, ट्रू और फॉल्स, क्या जवाब देंगे? आपको पता है शेयर मॉडुलस शेप पर बेस्ड है, शेप चेंज होता है। तो जब कॉइल को आप स्ट्रेच करते हो तो शेप तो चेंज होगा ना।
तो यंग्स मॉडुलस पे क्यों नहीं आप कह सकते? आप तो लेंथ वाइज फोर्स लगा रहे हैं उसमें। आपको क्या जवाब देना होगा इसके लिए? भाई जिस वायर से कॉइल बनी है उसकी लेंथ, उसका वॉल्यूम तो वही है ना, केवल शेप ही तो चेंज हो रहा है ना। और यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, चेंज इन लेंथ आता था अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हम लोग लेते थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को कि ये कैसे जवाब दिया जाए। Yes, it is true that the stretching of a coil is determined by its shear modulus because the length and volume of the wire through which the coil is made remains fixed. अब आते हैं पॉइजन्स रेशियो पे। किसी भी वायर में अगर आपने स्ट्रेच कर रखा है उसे और आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, ये तो पता है। तो जब आप लोड बढ़ाते हो तो उसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो बढ़ता है। क्या लगता है उसकी थिकनेस के बारे में, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में, वो डिक्रीज़ होगा, उसका डायमीटर कम होगा ना। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ाते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, लेंथ उसकी बढ़ती जा रही है तो उसका डायमीटर कम होता जा रहा है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो ये स्ट्रेन है इसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। हाउ कैन यू शो इट? जैसे अगर आपके पास एक ये वायर है, इसका ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और ये लेंथ है। जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से क्या हो जाता है कि मान लिया आपने कि उसका जो फोर्स लगाने के बाद लेंथ तो चेंज हो गई, तो लेंथ चेंज हो गई, मान लीजिए ये हो गई, और उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया। तो मैं ऐसे जो बना रही हूँ वो चेंज लेंथ, इंक्रीज लेंथ में, ये तो हो गया डेल्टा एल, और ये है उसकी ओरिजिनल लेंथ। और अगर ये उसका डायमीटर पूरा डी था तो अब उसका डायमीटर कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा डी हो गया ना। तो लेटरल स्ट्रेन उसको हम लोग कैसे शो करेंगे? तो लेटरल स्ट्रेन में अब देखिए डायमीटर डिक्रीज होगा ना, तो उसको हम शो करेंगे माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर। पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस डेल्टा डी ही तो बचेगा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो किसके बराबर होता है, जो आपने पढ़ा है, डेल एल अपॉन एल। पॉइसन्स रेशियो इन्हीं दोनों स्ट्रेन्स का रेशियो होता है। यानी कि इसको अगर हम शो करें सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज डेल एल अपॉन एल। और हाँ, किसी भी मेटल के लिए, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए ये डिपेंड होता है, लाई करता है 0 से 0.5 के बीच में। हाँ, इसको शो कर सकते हैं किसी सिलेंडर का एग्जाम्पल लेके कि सिग्मा की ये इस पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। तो सिलेंडर का एग्जाम्पल लेते हुए हम ये शो कर सकते हैं किसी भी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल बॉडी के लिए पॉइसन्स रेशियो 0.5 होता है। कैसे, आइए देखते हैं। परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल बॉडी का मतलब क्या हुआ, जिसमें वॉल्यूम का चेंज ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल बॉडी का जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही होगा उसका फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम लेंथ L है, डायमीटर D है, तो रेडियस कितनी होगी, D/2, और उसका होल स्क्वायर करेंगे, और ये पाई, यही तो होगा ना, पाई आर स्क्वायर L सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई D/2 होल स्क्वायर L, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई, और डायमीटर क्या होता है, डिक्रीज, तो D माइनस डेल D/2 इसका होल स्क्वायर, और लेंथ कितनी होती है, इंक्रीज, तो L प्लस डेल्टा L, यही तो होता है, लेंथ इंक्रीज डायमीटर डिक्रीज, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बिकॉज बॉडी इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। बस आपको सॉल्व करना होता है यहाँ पर। अब आप देखोगे तो पाई D स्क्वायर अपॉन 4L इक्वल टू पाई, यहाँ पर अगर हम D
स्क्वायर कॉमन ले लें और अपॉन 4, तो अंदर क्या बचेगा, तो आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा डी अपॉन डी होल स्क्वायर। और ऐसे यहाँ पर अगर हम L कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L। अब ये पाई डी स्क्वायर 4 कैंसिल, L कैंसिल, तो क्या बचा 1 इक्वल टू, इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो पहले होल स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 1 प्लस डेल्टा डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा डी अपॉन डी, दिस इज 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L। अब देखिए जो डेल्टा डी डायमीटर में कितना चेंज आएगा अगर हम उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, बहुत कम। और वो डेसिमल प्लेस में अगर डायमीटर में चेंज आता है उसका स्क्वायर तो और भी कम होगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा डी स्क्वायर अपॉन डी, और अपॉन डी जो होल डायमीटर, जो इनिशियल डायमीटर, वो अब डिनोमिनेटर में है, तो ये पूरा फ्रैक्शन बहुत कम होगा। और इसको नेगलेक्ट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2 डेल्टा डी अपॉन डी, और यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L। अब आप ब्रैकेट को ओपन करिए तो 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L माइनस 2 डेल्टा D अपॉन D प्लस 2 डेल्टा D डेल्टा L अपॉन DL। फिर से ये पूरी क्वांटिटी, दोनों डेल्टा डी का प्रोडक्ट, डेसिमल का प्रोडक्ट, अगेन ये भी बहुत छोटा होगा तो नेगलेक्ट कर देंगे, ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, बस बचा के आपके पास आपका जो पॉइसन्स रेशियो है वही तो बचेगा, डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू 2 डेल्टा D अपॉन D। बस इससे क्या होता है, पॉइसन्स रेशियो होता है डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L अपॉन L, किसके बराबर आ गया, 1/2, दैट इज 0.5। और यही आपको प्रूफ करना था। शेयर मॉडुलस और यंग मॉडुलस दोनों ही एप्लीकेबल है सॉलिड्स के लिए, फिर भी शेयर मॉडुलस यंग्स मॉडुलस के कंपैरिजन में कम होता है, लेस होता है। क्यों पता है, शेयर मॉडुलस में फोर्स कैसे लगाते हैं, टेंजेंशियल, और यंग्स मॉडुलस में जो हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देखते हैं कैसे होता है, लेंथ वाइज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इजियर पड़ता है उसे स्लाइड करना एज कंपेयर टू स्ट्रेच। क्यों, क्योंकि जो एटम्स की लेयर होती है ना, उसको स्लाइड करने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत है, और जो बहुत सारी लेयर्स हैं एक ऐसे करके, लेयर्स के ऊपर लेयर्स जोड़ के जो पूरा सॉलिड बना हुआ है, तो उनके लेयर्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू शिफ्टिंग ऑफ द लेयर्स को अगर स्क्वीज़ करना है, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है, तो लेयर्स के बीच में चेंज या शिफ्टिंग के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसीलिए शेयर मॉडुलस की वैल्यू एज कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस कम होती है। अब आइए चर्चा करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने JEE 2005 में पूछा गया है, सेलेक्ट किया है। व्हेन प्रेशर ऑफ ए मीडियम चेंज फ्रॉम 1.015 into 10 to the power 5 Pascal to 1.165 into 10 to the power 5 Pascal, volume changes by 10% at constant temperature. Find the bulk modulus. अब उसके तमाम 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, जो आंसर निकालेंगे वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये तो यहाँ पता है कि इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो आपने इसको माइनस कर दिया, तो चेंज ऑफ प्रेशर हो जाएगा 1.165 माइनस 1.01 और इनटू 10 टू द पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 0.155 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, अब वॉल्यूम चेंज कितना आता है, 10%।
तो जो वॉल्यूम जो चेंज है वो कितना होगा, वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हम अगर इसको लिखते हैं 10%, तो 10% की मीनिंग हो गई 10/100, दैट इज़ 0.1। तो B का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज ऑफ प्रेशर या ओनली प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम्स। दिस इज माइनस साइन शोइंग डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। तो इससे क्या निकल आएगा आपके पास, 0.155 इंटू 10⁵ अपॉन 0.1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.55 इंटू 10⁵ पास्कल। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 1998 आईआईटी में पूछा गया था। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। द आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ द गैस विल बी व्हाट। आप याद करिए, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ द गैस, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे दिया ही है कि जो प्रेशर P है वो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर ही तो है एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ही तो है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो हम ये बल्क मॉडुलस का रिलेशन जानते हैं, प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो जो प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, वही क्या होगा उसका आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ द गैस। तो ये क्वेश्चन में आपको इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो आइसोथर्मल कंडीशन होती है उसे कहते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर जो P है वही उसका बल्क मॉडुलस है। P विल बी इक्वल टू B फॉर आइसोथर्मल। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का भी यही हुआ, P। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीट 2017 में पूछा गया है। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स रेडियस। अब आपको यहाँ पर जो रिलेशन है बल्क मॉडुलस का वो तो पता है, P अपॉन डेल V बाई V और माइनस साइन डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। अब आपको डेल V अपॉन V अगर लिखो तो आप कैसे लिखोगे, P अपॉन B। डेल V अपॉन V चेंज इन वॉल्यूम है, तो याद करिए कि जो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वो 4/3 पाई r क्यूब ही तो है। और फर्स्ट चैप्टर में 11th के आपने पढ़ा है कि रिलेटिव एरर कैसे लिखी जाती है। ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इनमें एरर नहीं। r क्यूब की रिलेटिव एरर कैसे लिखी जाएगी, 3 डेल्टा r अपॉन r, है ना। ये रिलेटिव एरर अगर आपको लिखना आता है तो बस यहाँ पर आपने इसको रख दिया कि 3 डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू P बाई B। तो ये पूछा जा रहा है रिलेटिव एरर इन रेडियस, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, P बाई B, 2P बाई B, P बाई 2B, P बाई 3B। कौन सा आंसर सही होगा, रिलेटिव एरर इन रेडियस P बाई 3P। तो इस तरह आज हमने बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइसन्स रेशियो देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।